नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका निर्धारित डेट 13 नवंबर 2024 और 20 नवंबर 2024 है और मतगणना की जो काउंटिंग होना है वो 23 नवंबर को निर्धारित किया गया। तो उसी पर मैं अपना विश्लेषण दे रहा हूँ, अनुमान भी लगा रहा हूँ कि वहाँ पे किस दल की सरकार बनेगी। लेकिन सबसे पहले मैं देशवासियों को यह बता देना चाहता हूँ कि यह बहुत दुख की बात है कि निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक संस्था के मुखिया यह बोले कि जो एग्जिट पोल करने वाले जो संस्थाएं हैं उनको संभलना चाहिए। मतलब एक तरह से आप एग्जिट पोल नहीं करें, किस पार्टी के किसकी कितनी सीट आई इसके बारे में आप बताएं नहीं। इसका मतलब देश की जनता में यह संदेश जा रहा है और लोगों का यह मत आ रहा है कि निर्वाचन आयोग जैसे संस्था जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है, वह बीजेपी की फेवर कर रही है। ये मैं नहीं, लोगों के बीच में चर्चा चल रही है, क्योंकि जब अब बीजेपी हार रही है तो ये सब चीज़ बंद करने की आगाह कर रहे निर्वाचन आयोग। लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल है ये भी एक तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का विस्तार माना जाता है, जिसके अंतर्गत सभी को अपना विचार अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहते हुए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यह जो एग्जिट पोल है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि हर कोई करता है और 99% केसेस में एग्जिट पोल का जो परिणाम आया है वो सही आया है। ये चलते निर्वाचन आयोग के संस्था के में जो शामिल हैं या जो इसके संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो विचार अभिव्यक्ति करने की होती है। अगली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो कोई उमेश चतुर्वेदी जी जो पत्रकार हैं, उन्होंने योगेंद्र यादव जी के बारे में बोला है कि वो कांग्रेस के सिपा सलार हैं। जो भी उनको बोल रहे हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर में जो आया, जो संपादकीय में आया, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। हरी भूमि जो हरियाणा का जो कोई एक न्यूज़पेपर निकलता है, उसी में इसमें अपना संपादकीय में स्टेटमेंट दिया है, जो लोगों ने पढ़ करके ये देश में चर्चा चल रही है। तो मैं उमेश चतुर्वेदी जी ही नहीं, जो भी इस तरह के जो पत्रकार हैं या पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि हर बुद्धिजीवी वर्ग को एक दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मान करना चाहिए। चूँकि देश में सरकार आएगी जाएगी, लेकिन जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो समाज को बचाए हुए, देश को बचाए हुए है। और देश की आज़ादी तभी मिली जब बुद्धिजीवी वर्ग इसमें लगे और पढ़े लिखे लोग लगे, क्योंकि इस वर्ग को समाज का, देश का अगुवा माना जाता है। आपका विचारधारा कोई हो, लेफ्ट हो, राइट हो, मिडिल हो, लेकिन जहाँ पे देश हित की बात हो, जनता के हित की बात हो, वहाँ पे एकजुटता दिखाई जानी चाहिए। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि योगेंद्र यादव जी किसी पार्टी के सिपा सलार नहीं है, बल्कि ये देश के सिपा सलार हैं, देश की जनता के सिपा सलार हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने वाले सिपा सलार हैं।
दूसरी चीज़ कि जो लोग बोल रहे हैं कि योगेंद्र यादव जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर वो सिपहसालार होते तो आम आदमी पार्टी छोड़ करके वो नहीं जाते, क्योंकि आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाले योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार जैसे व्यक्ति रहे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि आम आदमी पार्टी के जो भी संयोजक हैं या जो इनके जो नेता हैं उन लोग की बात नहीं माना, तो आज उनका दुर्गति भी हो रहा है। ये चलते पढ़ा लिखा आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो आज तक जो भी उनका प्रिडिक्शन रहा, चाहे 2019 के लोकसभा निर्वाचन में देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लिए बहुत शर्म की बात है कि अपने जनाधार को कमज़ोर किया है और बीजेपी को 300 प्लस में सीट आ रही है। तो उस समय आया भी। चलिए, जो भी प्रिडिक्शन हुआ उनका लगभग सटीक रहा। हरियाणा के संदर्भ में उनका फेल इस कारण हो गया क्योंकि ऐन वक्त पर इलेक्शन के 15 से 20 दिन पहले जब लगा कि कांग्रेस को बहुमत मिलने वाली है, तो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा जी ने आंतरिक विद्रोह किया। इतना ही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा जी ने 70 जो टिकट था अपने समर्थकों को दिया, उसी में से इनका विरोधी भी निकले, जिसके कारण हार हुई। इस चलते इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, और ख़ास करके पढ़ा लिखा आदमी को, क्योंकि पढ़ा लिखा अनपढ़ में यही अंतर है कि पढ़ा लिखा आदमी सोच समझ कर बोलता है, क्या बोलना है, किसके बारे में क्या बोलना है, इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं आता हूँ महाराष्ट्र और झारखंड के जो निर्वाचन होने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में जो लड़की बहन योजना जो अभी की वर्तमान सरकार चला रही है, तो अगर उनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सफल रहा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सफल हो पाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हार का कारण रहा, कांग्रेस ने कमलनाथ जी के कहने पर अलायंस नहीं किया। खास करके सपा जैसे पार्टियों की अलायंस करना चाहिए था। शायद अगर अलायंस करते तो जो भी वहाँ के यादव, ओबीसी और SC ST के जो लोग थे या माइनॉरिटी के लोग थे, शायद बीजेपी को वोट नहीं दे करके इनको देते, तो मुकाबला अच्छा होता और हो सकता था कि सरकार बन भी जाती, क्योंकि 2020 में जो वहाँ पे 19 में जो सरकार बनी, लेकिन सचिन पायलट के विद्रोह के कारण वो सरकार गिर गई। तो उसका कारण है कि शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे का जो अलायंस है वहाँ पे मजबूत है। लोकसभा में भी अच्छा खासा सीट आया, और अभी जो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है वो भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे कांटे की टक्कर होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सी योजनाओं का घोषणा किया गया है। इस कारण से इंडिया गठबंधन को वहाँ पे बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत है अगर महाराष्ट्र के चुनाव जीतना है। झारखंड में मैं आता हूँ। झारखंड में हेमंत सोरेन के जो पत्नी कल्पना सोरेन है, वो बहुत मेहनत कर रही हैं। उसका परिणाम आएगा, क्योंकि शुरू में लोग बोलते थे कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन को जेल में बंद करने से आदिवासियों के बीच में हेमंत सोरेन के प्रति सहानुभूति बढ़ा है और हेमंत सोरेन को वोट देंगे। इस कारण से वहाँ पे भी इंडिया गठबंधन को मजबूत होने की संभावना है। अगर ये गोगो दीदी योजना बीजेपी ने चलाया है या चलाने की घोषणा की है, तो उससे पहले ही वहाँ पे मैया योजना हेमंत सोरेन जी के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी मुकाबला कांटे की होगी। लेकिन मिला जुला करके वहाँ पे इंडिया गठबंधन भी बढ़त बनाएगी। और अभी जो 48 जो विधानसभा में जो उप निर्वाचन होना है,
उसमें भी खास करके यूपी में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलेगी, क्योंकि लखनऊ में अभी एक दलित युवक को, अतुल कुमार को, इतना थाना में ले जा करके पीटा कि अंततः उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। फिर कासगंज में कोई अनुसूचित जाति समुदाय के लोग रामलीला देखने गए थे तो उनको वहाँ से भगाया, वहाँ से वो चल भी गए तो इतना पीटा कि उनकी डेथ हो गई। तो इस कारण से यहाँ पे बीजेपी को भी बाई इलेक्शन में नुकसान होगा। बिहार में भी जो बाई इलेक्शन 4 सीट पे हो रहे हैं वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस अलायंस की जो पार्टियां हैं वो आगे बढ़ेगी, या जिसके पास जो सीट है वही सीट उनके पास रह जाएगा जिस पार्टी के थी। इस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड का जो निर्वाचन है इंडिया गठबंधन के फेवर में जा सकता है, बशर्ते कि आंतरिक गुटबंदी नहीं हो और ईमानदारी से मेहनत की जाए। और आंतरिक गुटबंदी यहाँ पे कहीं पे होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन है। थैंक यू।